हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ द कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें जो है बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, इसको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हम लोगों का क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ में आए। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रति कैसा अप्रोच होना चाहिए और इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक राइट स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को आराम से पास कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग देखें तो इसमें हम लोगों को जो मेन चीज़ पढ़ना होता है वो हम लोगों को इसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अगर आपके टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं मेंटल हेल्थ में तो आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपके टर्म्स ही क्लियर नहीं है, जैसे कि हमारा बहुत सारा टर्म होता है, एनहेडोनिया क्या होता है, तो फिर उसका सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है, टेंजेंशियलिटी क्या होता है, अगर ये सब टर्म आपको नहीं पता है तो फिर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि आपको इन्हीं सारे टर्म्स को यूज़ करके अपने आंसर राइटिंग में लिखना होता है, प्लस उसको याद करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करो क्या कि आप लोग कोशिश करो उसमें सबसे पहले कि आप लोग टर्म्स को अपने क्लियर करो। मैंने टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चाहो तो आप उसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको कैसे क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ या फिर कोई भी अच्छा बुक उठाओ, ठीक है, उसमें अपने सारे टर्म्स को क्या करो, क्लियर करो। बिना टर्म्स के क्लियर किए बिना ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म क्लियर करो, उसके बाद क्या करो, सिलेबस तो देखना है। ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले देखना है हम लोगों को कि सिलेबस में दिया क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को टर्म्स पे जाना है। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को पूरे सिलेबस को हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग पूरे सिलेबस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट हो गया, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है कि सबसे पहले हमारा आता है यूनिट नंबर 1 से 5 तक। ठीक है, फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 6 से 12 तक, फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 13 to 15। हम लोग इसको इसलिए डिवाइड किए ताकि हम लोगों को इजी हो जाए पढ़ने के लिए कि हम लोगों को कौन कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ना होता है और कौन कौन से यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 वाला जो हमारा यूनिट है, इसमें आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, तो इससे जो होता है मेन जो आपका इस यूनिट से जो क्वेश्चन आता है वो आपका डेफिनेशन के ऊपर आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर आएगा। ये हमारा जो रहता है प्रिंसिपल मोडालिटीज, यानी कि कौन कौन से ऐसे मोडालिटीज हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आएगा। फिर आईसीडी क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर आ सकता है। और थेरेपीज में ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है, बिहेवियर थेरेपी आता है, और इसमें प्ले थेरेपी आता है। तो ये सब जितने भी थेरेपीज हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक आपका जो मेन है उसमें आप लोग डेफिनेशन और प्लस थेरेपीज को याद कर लो। ठीक है, इसमें ऐसा इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, बस मेमोराइज करना है, एक तरह से बोले तो रटना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में जा करके लिखना पड़ेगा, तो इसको क्या करना, आप जितना हो सके उतना रटने का कोशिश करना। उतना कुछ इसमें खास है नहीं, काफ़ी बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा पढ़ने में, लेकिन ये एग्जाम में तो आएगा तो आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी जो मेन होता है हमारा क्या हो जाता है, ईसीटी और थेरेपीज वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई भी अगर हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका डेफिनेशन तो हम लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है कि डेफिनेशन तो आने वाला है ही। ठीक है, इसका डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल, ये सब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक इसमें और आता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पेशेंट के साथ। तो वो क्या होता है, उसके फेजेस क्या क्या होते हैं, उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं,
तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार देख लोगे ना तो फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं होता है, थोड़ा बोरिंग होता है पढ़ने में पर इजी होता है, ठीक है। जो हमारा मेन पोर्शन होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, वो होता है हमारा 6 to 12, ठीक है। 6 to 12 होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा 6 to 12 में हमारा पूरा मेंटल हेल्थ डिजीज दिया हुआ है। जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया हमारा, सबसे पहले हमारा क्या है, सिजोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर है, न्यूरेटिक सोमैटाइजेशन है, फिर सब्सटेंस डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर है, बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर है, ब्रेन ऑर्गेनिक सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये सब जितने भी हमारे जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज होते हैं, ये हम लोगों को बस इतना ही इसमें पढ़ना होता है 6 से लेके 12 तक। तो आप लोग जब भी पढ़ने पे फोकस करो, जब भी आप लोग मेंटल हेल्थ पढ़ो तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, 6 से 12 तक का जो यूनिट होता है वो आप लोगों को मेन पढ़ना होता है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मेंटल हेल्थ में होता है वो 6 से 12 यूनिट तक होता है। तो आप लोग कोशिश करो कि एक दिन में हम लोग क्या कर सके, एक चैप्टर को फिनिश कर ले। नोट्स अगर बना हुआ है तो एक चैप्टर आप लोग जैसे पहला दिन हुआ तो सिजोफ्रेनिया आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा दिन हुआ तो मूड डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया, फिर तीसरा दिन न्यूरेटिक सोमेटाइजेशन कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। क्योंकि मेन जो हमारा हम लोगों को पढ़ना है और जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो इन्हीं यूनिट से आते हैं, 6 से 12 यूनिट से ही आते हैं। सिजोफ्रेनिया के बारे में आएगा, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के बारे में आएगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में आएगा। तो ये सब जितने भी पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, 6 से 12 यूनिट तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है 13 to 15, ठीक है। तो जो 13 to 15 है इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि एडमिशन डिस्चार्ज। अगर किसी पेशेंट का एडमिशन हो रहा है और उसका डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सुसाइड हो गया, वायलेंस हो गया। एक जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आता है यहाँ से, वो क्या आता है, क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है। क्राइसिस के बारे में, यानी क्राइसिस क्या होता है और प्लस उसका इंटरवेंशन, यानी हम लोग उसको कैसे इंटरवेन कर सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही आप लोग पढ़ लेना, क्राइसिस इंटरवेंशन प्लस डिस्चार्ज एंड एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है। और अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इसमें मेंटल हेल्थ एक्ट जो होता है वो आप लोग पढ़ना, ये भी थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें एक और आता है हमारा क्या, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ना देखें, फिर भी अगर नॉलेज के हिसाब से देखें तो हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ एक्ट होते हैं, कौन कौन से नेशनल पॉलिसी है मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, 6 से 12 यूनिट के ऊपर ही फोकस रहेगा, ठीक है। इसमें मैंने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्राइसिस इंटरवेंशन बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्ट बताया है, फिर डिस्चार्ज एंड एडमिशन प्रोसीजर बताया है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी बताया है, ठीक है। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो काफ़ी हो जाता है। और इस पे तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ये वाले यूनिट में आपको टोटल जितना भी लिखा हुआ है उसको आपको पूरा टोटल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इलनेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को डेफिनेशन ही पूछेगा कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और मेंटल हेल्थ इलनेस क्या होता है, ठीक है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक मेंटली हेल्दी पर्सन के, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट थेरेपीज है, चाहे वो लाइट थेरेपी हो, बिहेवियर थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, मिलियू थेरेपी हो, या फिर प्ले थेरेपी हो, ग्रुप थेरेपी हो, कोई भी थेरेपी हो, फैमिली थेरेपी हो, ये आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इससे आपके एग्जाम में कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर आता है क्या हमारा फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें आपको इसके डेफिनेशन, इसके पर्पस और इसके फेज के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। फिर ईसीटी तो मैंने बता दिया, ईसीटी तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। और प्लस साइको फार्मा भी हम लोगों को पढ़ना होता है। साइको फार्मा बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, ठीक है। अगर आप 2-4 भी ड्रग याद कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। जैसे एंटी साइकोटिक में कुछ ड्रग याद कर लो, फिर एंटी एंजाइटी में, एंटी डिप्रेसेंट में, तो आप पढ़ लोगे तो इतना आपको याद रहेगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आई होप, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम लोगों को इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ना होता है, पर्पस एंड इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और स्टेज ऑफ ग्रीफ, यानी कि ग्रीफ का कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और ग्रीफ क्या होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है किसमें, 1 to 5 में। फिर आता है क्या हमारा 6 to 12 में, ठीक है। तो 6 to 12 में जैसा कि सिजोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिजोफ्रेनिया तो पढ़ के ही जाना है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसके जो सिजोफ्रेनिया, इसमें हम लोगों को इसके डेफिनेशन, कॉजेस, फीचर और टाइप और प्लस इसके नर्सिंग केयर के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब प्लस ए ऑफ द सिजोफ्रेनिया, इसमें आएगा आपको 4A ऑफ द सिजोफ्रेनिया करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है कि कौन कौन से 4A होते हैं सिजोफ्रेनिया के। प्लस ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, टाइप एंड इसके कॉजेज कौन कौन से होते हैं। फिर अफेक्टिव बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसमें का आप लोग जो इतना जो 6 to 12 यूनिट है, इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन ना देखें तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ना पढ़ के जाए, अपने मन से जो भी आपका पहले तो क्वेश्चन देख ले कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ताकि आप लोग उस तरीके से डील कर पाए, अप्रोच कर पाए उस यूनिट को। लेकिन मैं बोलूँगी कि आपको जितना भी 6 to 12 यूनिट में जितने भी यूनिट है, जितने भी चैप्टर हैं, वो आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ के जाना चाहिए अच्छे तरीके से। हो सकता है MCQ के फॉर्म में कुछ आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और जितने भी ज़्यादा जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी यूनिट से आते हैं, ठीक है। ऑटिज्म भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार हम लोगों को लगभग देखने को मिलता है ये ऑटिज्म। फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलता है एग्जाम में कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। अगर आप ये जाते हो वाइवा के लिए भी जाते हो, तो फिर आपको न्यूरोसिस एंड साइकोसिस में पूछा जाएगा कि न्यूरोसिस और साइकोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या थे, यूनिट 6 से यूनिट 12 तक को थे। अब जो आता है हमारा एक तो जो लास्ट हमारी यूनिट था, इसमें कौन कौन से अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें, तो इसमें हम लोग जैसे कि वायलेंस हो गया, तो वायलेंस का कौन कौन से कॉजेज होते हैं, सुसाइड के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, तो ये सब मेन इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाला कोई बात है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो एक मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ लेना, और एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसेस पढ़ लेना, और फिर उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। अगर आप यूनिट वाइज इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप चाहो तो पहला फर्स्ट यूनिट पढ़ सकते हो, फर्स्ट यूनिट का मतलब है कि 6 से 12 यूनिट पहले पढ़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 13 से 15 यूनिट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पहले 1 से 5 यूनिट पढ़ सकते हो। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, 6 से 12 यूनिट पे ही आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। और ये सब तो है कि बस याद करो, तो अपने मन से जा करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। याद करने वाले जितना आप याद करोगे उतना अच्छे तरीके से इसको लिख पाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग को इजी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो अच्छी लगी देन सब्सक्राइब टू माय चैनल।